के दाम छू रहे हैं आसमान, चीनियों की तरह बदला ले रही है चीनी, मसालों की तरह दम तोड़ रहे हैं लोग। आखिर कब तक ये जुल्म सहेंगे हम लोग? आखिर कब तक इस महंगाई का खामियाजा भुगतेंगे आम लोग? आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इन्फ्लेशन इन इंडिया। आज हम इस वीडियो में इन्फ्लेशन, जो कि एक बहुचर्चित विषय है, इस रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में उसके बारे में कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली सीपीआई के अनुसार जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में वो 6.95% तक पहुंच चुका है, और डब्ल्यूपीआई की बात करूं तो ये 14% को पार कर चुका है। आखिर ये सीपीआई डब्ल्यूपीआई है क्या है? इन्फ्लेशन को डिसाइड कौन करता है? इन्फ्लेशन के बारे में आंकड़े सेट कौन करता है? इन्फ्लेशन सेट कैसे की जाती है और देश में महंगाई कैसे बढ़ती है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेशन होती क्या है। अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो इसे जनरल राइज इन प्राइस लेवल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले अगर आप 100 रुपए में 4 बर्गर खरीद पाते थे, यानी कि आज 2022 है, in year 2012 अगर in 100 rupees you could buy 4 burgers, and today you can buy only 1 burger in rupees 100. That means पर बर्गर आपको कितना रेट पड़ता था? 25 रुपीज का, और आज की डेट में बर्गर का रेट कितना है? 100 रुपीज। दैट मीन्स 75 रुपीज के मार्जिन से जो बर्गर का रेट है वो बढ़ चुका है। तो यानी कि आपका मैकडोनल्ड्स का हैप्पी मील जो आज से 10 साल पहले हैप्पी हुआ करता था, आज की डेट में आपके लिए वो हैप्पी साबित करना मुश्किल हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आती है तो ये लोगों की परचेजिंग पावर को कम कर देता है। अब सवाल ये उठता है, परचेजिंग पावर होती क्या है? परचेजिंग पावर को अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो बेसिकली ये आपके कुछ भी चीजों को खरीदने की क्षमता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नॉर्मल बायर हूं, मेरी अलग अलग जरूरतें हैं। मुझे खाने से लेके, राशन से लेके, अपने कपड़ों से लेके, अपने डेली के एजुकेशन के खर्चों से लेके, इन सभी पैरामीटर्स के लिए कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी पैरामीटर्स को मैं एक बास्केट में डाल दूंगी। उस बास्केट के अंदर मैं जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करूंगी उसे मैं अपनी कंजम्पशन बास्केट का पार्ट बनाऊंगी। इसी कंजम्पशन बास्केट से मेरी परचेजिंग पावर जो है वो डिसाइड होती है। यानी कि अगर मैं इसमें 10 गुड्स खरीद पा रही हूं, 10 सर्विसेज खरीद पा रही हूं, तो ये मेरी क्षमता है। दिस इज माय परचेजिंग पावर। तो जब भी इन्फ्लेशन आती है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी कि आपकी ज्यादा सामान खरीदने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आम स्तर पर जो नॉर्मल एक महंगाई का एक कोड फिक्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये एक इन्फ्लेशन का दर जो है इकोनॉमी में फिक्स करता है। इन्फ्लेशन कुछ ना कुछ स्तर पर अच्छी होती है और कुछ ना कुछ स्तर पर बुरी भी मानी जाती है। इट डिपेंड्स कि वो कितने ब्रैकेट में चल रही है, उस हिसाब से हम इन्फ्लेशन का रेट जो है वो डिवाइस करते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, बिफोर आई एक्सप्लेन यू द आरबीआई और वो डिफरेंट इकोनॉमिक क्राइटेरियाज, कि ये आरबीआई के इन्फ्लेशन का जो दर है ये जब डिसाइड किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? क्या इसका असर कंज्यूमर पे पड़ता है, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर जो एक चीज को खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर पैसा भी लगा रहे हैं, या फिर इसका जो बर्डन है वो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो कि उस गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर जाता है? तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी बात है। जो आज के डेट की हमारी इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा हमारी ही पॉकेट्स को हानि पहुंचा रही है, यानी कि our pockets are pinched the most. That means the consumer is suffering the most due to high rising inflation. अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि सीपीआई दर की अगर इन्फ्लेशन मार्च 2022 की बात करूं तो 6.95% तक पहुंच चुकी है, यानी कि ये अक्टूबर 2020 से सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन जो है रिकॉर्ड की गई है। सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। कंज्यूमर से आप समझ सकते हो आम कस्टमर की बात की गई है। इसके अंदर बेसिकली आपकी वेजिटेबल्स, ऑयल्स, फूड एंड फ्यूल, इन सभी चीजों को काउंट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो आप बल्क में गुड्स खरीदते हो या होलसेल में कोई भी मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री आउटलेट कोई भी गुड्स को परचेज करती है, उसे आप होलसेल प्राइस इंडेक्स में डालते हो। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो स्तर है वो 14.55% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा पाया गया है। अब इन्हें ऐसे समझना काफी मुश्किल है, तो इन दोनों पैरामीटर्स को समझाने के लिए मैं आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा कुछ समझाना चाहूंगी। ये एक सिंपल सी सप्लाई चेन है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ केक खरीदने की बात करते हैं। सबसे पहले केक के लिए जो हमें रॉ मटेरियल है वो फार्म से मिलेगा, यानी कि फार्मर विल बी द वन हु विल सप्लाई मी द रॉ मटेरियल।
फार्मर से जो रॉ मटेरियल है वो मिल यानी कि इंडस्ट्री जहां पे जो केक है वो बनेगा वो खरीदेगा। दिस इंडस्ट्री विल बाय एट सम प्राइस, फॉर एग्जाम्पल हम फिक्स कर लेते हैं 20 से 25 के अराउंड जो है रॉ मटेरियल फार्मर से इस मिल को अवेलेबल है। अब ये मिल आगे जब इसको मैन्युफैक्चर कर लेगी, यानी कि केक का जो बेसिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ब्रेड है, उस ब्रेड को जब ये मैन्युफैक्चर कर लेंगे तो जब ये बेकरी को सप्लाई करेंगे उस ब्रेड की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल वो कॉस्ट है 40 to 45 पर केजी, यानी कि जो ब्रेड मैन्युफैक्चर की मिल ने वो इधर बेकरी में 40 to 45 केजी पे मिल रही है। देन बेकरी विल बेक द केक एंड अल्टीमेटली गिव इट टू द कंज्यूमर, और एंड प्राइस जो कंज्यूमर के पास पहुंचता है फॉर एग्जाम्पल वो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी कि 50 रुपए पर केजी के हिसाब से जो ब्रेड उस केक में यूज हुई है दैट इज बीइंग यूज्ड है। तो अब अल्टीमेटली देखो धीरे धीरे ये प्राइस जो है वो रॉ मटेरियल्स के एडिशन से, अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड होने की वजह से ये प्राइस में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास प्राइस पहुंचता है, यहां पे कंज्यूमर का रेट मेजर होता है, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो यहां मिल से बेकरी के पास कितना पहुंचता है, यानी कि होलसेल जो है यहां पे कितना कैप्चर हो रहा है वो काउंट होगा। तो आपके मैंने अभी दो बताए थे कि एक सीपीआई इंडेक्स होता है और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो आपकी सरकार क्या करती है, यहां पे जितने भी बास्केट ऑफ गुड्स हैं, सिर्फ एक गुड नहीं, जितने भी गुड्स हैं, ये तो एक एग्जांपल था कि हम केक में डाल रहे हैं, और भी बहुत सारे जितने भी गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर अल्टीमेटली कंज्यूम करता है, उनके अंदर कितनी बढ़ोतरी आती है ओवर टाइम, तो उसको इस बास्केट में डाला जाता है, यानी कि इस पूरी ट्रांजैक्शन को आप सीपीआई में डालते हो, और इधर जो होलसेल प्राइस वाली इंडेक्स वाली ये जो ब्रैकेट है इसको आप डब्ल्यूपीआई में डालते हो। यानी कि आप ये देखो, अगर किसी भी लेवल में चेंज आता है, अगर सपोज मैं इसी के प्राइस को बढ़ा दूं तो अल्टीमेट कंज्यूमर को जो प्राइस जाएगा वो भी बढ़ जाएगा, तो उसके बहाने आपकी डायरेक्टली सीपीआई बढ़ जाएगी। अगर मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी बढ़ाती हूं, अगर इस इंडेक्स को बढ़ाया जाए तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर के पास गुड पहुंचेगा उसकी भी प्राइस में बढ़ोतरी आ जाएगी। दिस इज हाउ इन्फ्लेशन वर्क्स इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स। तो आपकी जो WPI की 14% राइज इन इन्फ्लेशन रेट आया है, उसने कहीं ना कहीं आपकी CPI लेड इन्फ्लेशन को भी बूस्ट किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर WPI से CPI जो है वो जाती है, तो पर फिर भी जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल बैंक है, वो सिर्फ और सिर्फ CPI लेड इन्फ्लेशन को ही क्यों काउंट करती है। तो आइए इन दोनों में और कुछ बेटर डिफरेंसेस जो हैं वो टर्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो आपकी सीपीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो जारी करती है, और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो WPI इंडेक्स को जारी करती है। सीपीआई में आप रिटेल लेवल चेंजेस, यानी कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास चीज पहुंचती है उसके प्राइस लेवल चेंजेस को डिनोट करते हैं, और इसके अंदर आप होलसेल प्राइस लेवल जो पहुंचती हैं चीजें उनको डिनोट करते हैं। यानी कि डिस्पाइट लो डिमांड ऑल्सो दिस WPI पैरामीटर इज राइजिंग। दिस इज राइजिंग बिकॉज होलसेल लेवल पे जो डिमांड है दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड। अब सीपीआई की बात करूं तो सीपीआई में दोनों गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट किया जाता है, बट होलसेल प्राइस इंडेक्स ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स को काउंट किया जाता है, बिकॉज सर्विस तो अल्टीमेटली एक कंज्यूमर ही लेता है ना। सर्विस के अंदर आपको कोई टेंजिबल एसेट, कोई भी विजिबल एसेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन WPI बिकॉज वी काउंट ओनली द बल्क गुड्स, बल्क क्वांटिटी में जो प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की क्वांटिटी को डालते हैं, और इसके अंदर हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेंट ऐसे पैरामीटर्स को एक्सक्लूड करते हैं, इनको काउंट नहीं करते हैं इसके अंदर। बस यही एक रीजन है कि RBI जो है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने वाली इन्फ्लेशन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसको ज्यादा वेटेज देता है। इसीलिए हमारी जो इन्फ्लेशन है जो RBI काउंट करता है वो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को काउंट करता है, बिकॉज इसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेंट ऐसे ऐसे इंडिसेस को भी काउंट करते हैं जो कि आपके सर्विसेज का पार्ट है। इसका अल्टीमेट बेयरर क्योंकि कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास अल्टीमेटली कितनी महंगाई आ रही है, आम लोग कितने ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर कितनी कम होती जा रही है, ये एक बेटर पैरामीटर है उस चीज को असेसमेंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट कम्स रीजंस क्या है हमारी आज की डेट की। ये जो CPI और WPI जो हमने समझा, अभी डिफरेंसेस समझे, इनके बढ़ने के पीछे क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में या हमारी लोकल इकोनॉमी में कि ये जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली ड्यू टू टू रीजंस। नंबर 1 रीजन इज रशिया यूक्रेन वॉर, एंड नंबर 2 रीजन इज कोविड-19 लॉकडाउन। 2020 से जो आपके कोविड-19 लॉकडाउन्स लगे हैं, उन्होंने बहुत सारी सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो हैं उनको जन्म दे दिया है।
इन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के कारण जो आपके डिफरेंट कमोडिटीज के प्राइसेस हैं उनमें जनरल तौर पर बढ़ोतरी का ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। और अगर मैं रशिया यूक्रेन वॉर की बात करूं तो जो आपके मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं या जो मेजर आप इंपोर्ट्स करते हो उनकी भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस देखने को मिली है और बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें प्राइस राइज देखने को मिला है। अब अगर रॉ मटेरियल में प्राइस राइज होगा तो जो अल्टीमेट गुड जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, उसके अंदर भी ऑब्वियसली जो प्राइस राइज है उसको आप एक्सपीरियंस करोगे। दिस इज हाउ दिस हैज अफेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमीज। फॉर एग्जाम्पल आप ये नीचे डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी ए बी सी। इसको फैक्ट्री में या डिपो में भेजा जाता है, फिर उसे वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया जाता है, ट्रेन्स का, ट्रक्स का या लार्ज ट्रक्स का, फिर अल्टीमेटली उसे स्टोर तक पहुंचाया जाता है और स्टोर वाले लोग जो है अल्टीमेट उसे कंज्यूमर के पास भेजते हैं। यानी कि ये भी एक तरह की सप्लाई चेन हो गई। अब इस सप्लाई चेन में कहीं भी किसी भी मैकेनिज्म पे अगर डिस्ट्रप्शन आ जाए तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। अगर इसमें टाइम डिले भी आता है, टाइम लैग भी आता है, तब भी उस कमोडिटी का प्राइस जो है वो सफर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरिंग कॉस्ट या उसको ज्यादा देर तक डिलेइंग की कॉस्ट जो है उसके अंदर एड ऑन होती रहती है। सो दिस इज हाउ योर मैकेनिज्म्स वर्क। अब इसको वन बाय वन जो टिपिकल फैक्टर्स जो आपकी आज की डेट की इन्फ्लेशन के लिए अवेलेबल हैं उनके थ्रू जो है इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फैक्टर आता है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपकी ग्लोबल फूड प्रोडक्शन के लेवल्स हैं वो डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिजास्टर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोडक्शन स्किल्स हैं उन्हें डिटीरियोरेट कर रहे हैं। अब अगर प्रोडक्शन स्किल्स डिटीरियोरेट होंगी तो जो हमारे ग्लोबल फूड चेन सप्लाई सिस्टम्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। अब अगर फूड चेन सप्लाई सिस्टम्स डिस्टर्ब होंगे, किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है और किसी चीज की सप्लाई काफी कम है, तो डेफिनेटली उस चीज का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। ये सिंपल सा बेसिक रूल है इकोनॉमिक्स का। अगर किसी चीज की डिमांड जो है वो बढ़ती है एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई, इट डेफिनेटली विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्राइसेस। तो ऐसे ही आपका जो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन सिस्टम्स हैं उनके अंदर विटनेस हुआ है। इसी के कारण जो आज की डेट की आपकी सीपीआई लेड इन्फ्लेशन है, जिसके अंदर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इन सभी पैरामीटर्स को इंक्लूड करते हो, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल जो फूड इन्फ्लेशन है आपकी, it has reached to 6 month straight high of 7.68% since your November 2020। और अगर मैं इंडिविजुअल प्राइसेस की बात करूं, इंडिविजुअली प्राइसेस में क्या ग्रोथ देखने को मिली है, तो सबसे पहले तो वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं। 11.64% की ग्रोथ देखने को मिली है इनके अंदर, इनके रेट्स के अंदर। यानी कि ये इतनी ज्यादा महंगाई की तरफ जा रही है। आम लोग जो कि वेजिटेबल्स पर, जो कि फ्रूट्स पर, जो हमारी आम जनता है इन सबके ऊपर सस्टेन करती है, वो काफी ज्यादा सफर कर रही है इन सभी एवरीडे एसेंशियल्स की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने के कारण। अगर मैं ऑयल एंड फैट्स की बात करूं तो 18.79% तक इनकी ग्रोथ पाई गई है। हाउसिंग की बात करूं, विच इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ एवरीबडीज लिविंग, 3.38% तक इसकी इन्फ्लेशन रेट को देखा गया है। फ्यूल एंड लाइट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस, कहीं भी आपको ट्रैवल करना है, कहीं भी आपको बिजली की जरूरत पड़ सकती है, उसके अंदर जो सर्च देखा गया दैट इज 7.52%। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लोथिंग एंड फुटवेयर इट इज 9.54%। तो ये सब आपके सीपीआई के अंदर मेजर किए जाने वाले इंडिसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंज्यूमर लेड इन्फ्लेशन है, जो हमारी कंज्यूमर्स को अल्टीमेटली डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली इन्फ्लेशन है, उसके अंदर कितने ज्यादा सर्ज देखने को मिले। दीज नंबर्स स्पीक वॉल्यूम्स। अनदर फैक्टर व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन ऑफ टुडेज टाइम इज MSMEs। MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इनका क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में जो आज की इन्फ्लेशन है उसके अंदर इंक्रीज करने का? बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो ज्यादातर MSMEs के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज को लेके। क्योंकि कोविड लॉकडाउन के चलते हमें बहुत सारी यूनिट्स को, बहुत सारे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को बंद करना पड़ा था, तो इनसे जो आने वाली प्रोडक्शन थी, इनसे जो आने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग थी, उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उस मैन्युफैक्चरिंग को तो नुकसान पहुंचा ही, बट बहुत सारे लोग जो इसके साथ जुड़े हुए थे, जो इसके अंदर एम्प्लॉयड थे, उन्होंने भी अपनी काफी सारी नौकरियां खोई हैं। तो इसी के चलते जो वर्कर्स में लॉस देखने को मिला है और जो MSMEs के कारण जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं वो सब लो पोटेंशियल्स पर आकर गिर चुके हैं। अगर मैं बात करूं MSMEs की इंडिविजुअली, तो 40% इंडिया का जो ग्लोबल
एक्सपोर्ट है वो एमएसएमईज देखती हैं, यानी कि 40% ट्रेड जो है उसके लिए एमएसएमईज रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप सोचो ये एमएसएमईज अगर शट डाउन हो जाए तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी इन वन और द अदर वे। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, जो जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड 6.11%, और अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो 24.63% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज का है। सो यू सी हाउ इंपॉर्टेंट दीज आर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अगर इनके अंदर कोई भी डाउनग्रेड देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इन नंबर्स का नीचे जाना तय है। So this is how your MSMEs have affected the employment scenarios, the inflation scenarios, plus the normal functioning of the democracy. Next is who decides the inflation rate? अब अगला सवाल ये उठता है कि inflation rate आखिर डिसाइड कौन करता है? क्या ये हम आम लोग डिसाइड करते हैं? क्या ये जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को वो लोग डिसाइड करते हैं? आखिर ये इन्फ्लेशन रेट डिसाइड कहाँ से होता है और क्या आइडियल रेट होता है? क्या रेट ऐसा है जो कि इकोनॉमी में आइडियली इंप्रोवाइज कर सकता है? क्या ये रेट 0% पे रहे तो ज्यादा इकोनॉमी बेटर चलेगी? क्या ये रेट बढ़ता जाए तो ज्यादा इकोनॉमी बेटर चलेगी? तो इसके ऊपर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सोल एक ऐसी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में रखने के लिए। अगर मैं ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो रिजर्व बैंक का ये कहना है कि जो हमारा आइडियल इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 4%, और अगर इससे कम ज्यादा करना हो तो ±2% बोला जाता है, यानी कि 2% के ब्रैकेट से लेके, और अगर मैं प्लस करूं तो दैट इज 6%, यानी कि 2 से लेके 6% के बीच में जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो रहना चाहिए। अगर ये इंक्रीज करता है दैट इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, और अगर ये डिक्रीज करता है दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। यानी कि आइडियल रेट 4% और 2 ±2 की बात करूं तो -2 मतलब 2%, +2 मतलब 6%, यानी कि 2 to 6% इज द आइडियल ब्रैकेट फॉर योर इन्फ्लेशन रेट। और अभी आपने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि 6.95% जो है आपका इन्फ्लेशन रेट जा चुका है सीपीआई बेस्ड। तो दैट मीन्स दैट्स अ वरीसम फैक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब पहले बात करते हैं कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। देखो, एक गवर्नमेंट में और आरबीआई में हमेशा एक रिफ्ट चलती रहती है। गवर्नमेंट का काम बेसिकली होता है ग्रोथ को हैंडल करना, और आरबीआई का काम बेसिकली होता है आपकी इन्फ्लेशन रेट्स को टैकल करना। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाए और आरबीआई ये चाहता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंट्रोल में रहे। और हमेशा इस चीज को लेके गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक टग ऑफ वॉर टाइप सिचुएशन जो है वो चलती रहती है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई कंट्रोल कैसे करती है इन्फ्लेशन रेट को हमारी इकोनॉमी में। आरबीआई बेसिकली इंटरेस्ट रेट के द्वारा जो है आपके इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करती है। अब इंटरेस्ट रेट आरबीआई क्या जारी करती है? आरबीआई के इंटरेस्ट रेट को बेसिकली आप रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो आरबीआई है वो बैंक्स को क्या इंटरेस्ट रेट देता है। फर्ज कीजिए अगर आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है आपके बैंक्स को, यानी कि जो आपके बैंक्स है वो आगे जो लोन्स देंगे नॉर्मल कस्टमर्स को वो भी कम रेट पे देंगे। अब अगर वो कम रेट पे देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लोन्स के लिए अप्लाई करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा लोग लोन्स के लिए अप्लाई करेंगे तो लोगों के पास परचेजिंग पावर, यानी कि ज्यादा पैसा आएगा खर्च करने के लिए। अब लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा आएगा खर्च करने के लिए तो जो मनी सर्कुलेशन है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगी तो चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। अब अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था अगर डिमांड बढ़े और सप्लाई कम हो तो प्राइसेस का बढ़ना लाजमी है, यानी कि इन्फ्लेशन होना लाजमी है। सो दैट मीन्स कि अगर हम इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करती है आरबीआई अकॉर्डिंग टू इट्स रेपो रेट, दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन हाई रहेगी। एंड इफ इकोनॉमी में आरबीआई जो है वो रेपो रेट्स इंक्रीज करती है तो इन्फ्लेशन जो है वो लो रहेगी। सो इन इंटरेस्ट रेट्स के पैरामीटर्स के थ्रू जो आरबीआई है वो आप इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आने वाले साल में आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है दैट इज 5.7% जो कि आपके 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए फिक्स कर दिया है। सो दिस इज व्हाट हाउ आरबीआई इज रिलेटेड टू दिस इन्फ्लेशन पैरामीटर। आगे बात करते हैं अब अगर गवर्नमेंट में डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाए। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाए उनके रेवेन्यू से, देन डेफिनेटली इट रिजल्ट्स इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। ऐसे केस में गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर सकती है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। सबसे पहली चीज तो अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी हो तो आपके दिमाग में आ रही हो कि क्या पता हम ज्यादा पैसे प्रिंट कर दें। अब आप फर्ज कीजिए अगर हम ज्यादा पैसे प्रिंट करेंगे, वी प्रिंट एक्सेस करेंसी, तो मनी सर्कुलेशन जो है वो इकोनॉमी में ज्यादा आ जाएगी,
लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है यानी खरीदने की क्षमता जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हर चीज़ की डिमांड वो ज़्यादा करेंगे, हर चीज़ की डिमांड वो ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होना लाजमी है अगर हमें उस इकोनॉमी को बैलेंस रखना है। तो इस सिचुएशन में ये जो आपका प्रिंटिंग ऑफ एक्सेस करेंसी है वो आपको बैकफायर कर जाएगा। नेक्स्ट इज हायर टैक्सेस। अब गवर्नमेंट को अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है ना तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हायर टैक्सेस इंपोज कर सकती है। अगर हम हायर टैक्सेस इंपोज करेंगे तो डेफिनेटली लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, वो कम होगी तो डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन रेट है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो कॉस्ट फैक्टर है यानी कि जो रॉ मटेरियल है, जो हमने फर्स्ट सप्लाई चेन का एग्जांपल देखा था, फार्मर से लेके उस मिल ओनर तक, मिल ओनर से लेके आपकी रिटेल आउटलेट तक, फिर रिटेल आउटलेट अल्टीमेटली कंज्यूमर तक, वहां तक जाते जाते जो इनपुट फैक्टर्स हैं अगर उनके अंदर प्राइस हाइक होता जाए तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर को कॉस्ट मिलती है वो बढ़ोतरी में मिलती है यानी कि बढ़ी हुई मिलती है। उसी चीज को आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में से आते आते टिल यू रीच होम आफ्टर मीटिंग मेनी मिडलमैन इन बिटवीन, अगर ये सब लोग आपसे कुछ ना कुछ प्राइस चार्ज करते रहें तो अल्टीमेट जो आप होम घर पहुंचोगे तो उसका खर्चा आपको ज्यादा पड़ेगा। इसी चीज का फायदा जो है आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उठाती है। इसी को आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हो यानी कि एवरी अदर ऑब्स्टेकल दैट यू मीट वहां पे कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड होती जाती है यानी कि जितने जितने आप इनपुट्स ऐड करते जाओगे हर लेवल पे उतनी उतनी आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। ये इकोनॉमिक बूम के टाइम, ये आपके ऑयल प्राइस हाइक्स के कारण, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने के कारण और आपकी डिजास्टर हिट इकोनॉमी अगर हो तो उन सभी फैक्टर्स के कारण ये जो है वो एड ऑन होती रहती है। सेकेंड चीज आती है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जैसे जो WPI पैरामीटर है वो बढ़ता ही जा रहा है इन स्पाइट ऑफ लो डिमांड, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कहीं ना कहीं डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में राइज कर रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी राइजिंग पॉपुलेशन है तो उसकी जो नीड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है तो उस सिनेरियो में ये जो डिमांड है ये कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी कि हम प्राइसेस को राइज करें, क्योंकि हम इतना तो प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं जितना हमें मीट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस सिनेरियो में जो प्राइसेस हैं वो आपके राइज करते हैं, तो उसी को आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हो। इसका एक और फैक्टर होता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी वो होती है अनअकाउंटेड मनी को कहा जाता है। अनअकाउंटेड मनी का मतलब जिसका लीगली कोई हिसाब नहीं होता उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। अब अगर ब्लैक मनी इकोनॉमी में बढ़ेगी मतलब जो करेंसी सर्कुलेशन है वो तो बढ़ रही है। अब अगर करेंसी सर्कुलेशन बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा देगी, यानी कि हम ज्यादा गुड्स खरीदने की कोशिश करेंगे, ज्यादा गुड्स खरीदने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी, उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम रहेगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी उसी सिनेरियो को आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम दे देते हैं। सो दिस इज हाउ योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन वर्क्स। एंड थर्ड सिनेरियो इज वेज पुश इन्फ्लेशन। वेज पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं या जो कंपनीज आपको एम्प्लॉय करती हैं वो आपकी सैलरीज को जो है वो इंक्रीज कर देती हैं। अब अगर हम सैलरीज को इंक्रीज कर देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है। अब हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो परचेजिंग पावर है, जो हमारी क्षमता है किसी भी चीज को स्पेंड करने की, कोई भी गुड्स को खरीदने की, कोई भी सर्विसेज को अवेल करने की, उन्हें हम बढ़ा देंगे। अब अगर उन्हें बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली हम अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हैं। डिमांड बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली इट विल लीड टू इंक्रीजिंग प्राइसेस। So these are some of the factors which affect the inflation in the economy. एक और फैक्टर है that is your currency depreciation. अगर आपकी करेंसी डेप्रिसिएट कर जाती है in comparison to the previous values, उस सिनेरियो में भी आपकी इन्फ्लेशन जो है वो विटनेस होती है। यानी कि अगर आप पहले $1 was equal to 70 रुपीज और अगर अब आपकी करेंसी डेप्रिसिएट कर जाती है यानी कि $1 is equal to 80 रुपीज, इस सिनेरियो में हम पहले 70 रुपए में $1 के बराबर के गुड्स खरीद पा रहे थे और अब हम 80 रुपए में $1 के गुड्स खरीद पा रहे हैं। यानी कि हमें 10 रुपए और ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं सिर्फ $1 के गुड्स खरीदने के लिए। इस सिनेरियो में भी जो है हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी इफेक्ट होता है। यानी कि ग्लोबल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली भी हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो अफेक्टेड रहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच लीड टू योर इन्फ्लेशन रेट्स इन इंडिया। अब अगर बात करूं करंटली जो आपके इन्फ्लेशन रेट्स हैं ये हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से हैं। IMF ने कहा है
कि हमारे जो हाई ऑयल प्राइसेस जो हमें मिल रहे हैं उनकी वजह से हमारे इन्फ्लेशन रेट्स हाई हैं। इंडियन एशियन पाम ऑयल एक्सपर्ट्स का जो बैन है हमारे इंडियन इन्फ्लेशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। जो आपकी सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है अभी करंटली, उसको और भी ज़्यादा इट कैन डिटीरियोरेट फर्दर दिस इंडियन एशियन पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन। इन्फ्लेशन जो है इट कुड लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट्स इन द फ्यूचर, दिस इज सेड बाय प्रशांत जैन। सो दीज आर सम ऑफ द एविडेंसेस विच शो कि इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा जो है स्तर पर बढ़ चुकी है। नेक्स्ट इज शुड इन्फ्लेशन बी जीरो। क्या इन्फ्लेशन को अगर हम जीरो पे रखें तो हम अपने ये जो महंगाई के दाम हैं उन्हें चीपर स्तर पर रख सकते हैं, यानी कि हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं अपने गुड्स को सस्ते दामों पर रखने के कारण। क्या इन्फ्लेशन का जीरो रहना आइडियल है? इसका जवाब मिल्टन फ्राइडमैन बहुत ही ब्यूटीफुल कोट के थ्रू बताते हैं। ही सेज इन्फ्लेशन इज जस्ट लाइक एल्कोहलिज्म, द गुड इफेक्ट्स कम फर्स्ट। The good effects like you feel good when you consume alcohol, but ultimately when you have to suffer dizziness, you have to suffer that hangover that gives you ultimate effects. So Milton Friedman ने ये definitely बहुत ही beautiful quote से आपकी इन्फ्लेशन को डिफाइन किया है। उन्होंने ये कहा है कि इन्फ्लेशन का जीरो रहना इम्पॉसिबल है, और अगर इन्फ्लेशन 0% रेट पर रहे तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगर आपकी इन्फ्लेशन 0% पे रहती है ना, तो जो आपकी प्रोडक्शन जो है उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिल पाती। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए आप एक आइसक्रीम बिजनेस चलाते हैं, उस आइसक्रीम बिजनेस को आपको प्रमोट करना है। आज की डेट में आप एक आइसक्रीम जो है वो 50 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। कल को आप अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ाते हैं, और प्रोडक्शन रेट में जो आप रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है या उसके अंदर जो इनपुट्स डालते हैं उसको भी बढ़ाते हैं, तो आपकी ये जो सप्लाई चेन जो अल्टीमेटली आ रही थी उसके अंदर कुछ ना कुछ आपने एडिशंस की। इन एडिशंस के कारण जो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक प्राइस पहुंचेगा वो 60 रुपीज़ पहुंचेगा। तो ये 10% का ये जो इंक्रीज आया, 10 रुपीज़ का ये जो इंक्रीज आया, दिस इज गुड फॉर योर बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन रेट जरूरी है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को बूस्ट करने के लिए, और अगर इस इन्फ्लेशन रेट को आप इग्नोर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस एक्सपेंशन को दूर करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट सम काइंड ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज नेसेसरी फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, और बिल्कुल ही इसे जीरो के स्तर पर ले जाना भी बेवकूफ़ी कहलाता है। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट का बिल्कुल ही इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, बिकॉज दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। यू कैन सी इन द डायग्राम, इफ देयर इज मोर इन्फ्लेशन तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। सो वी नीड टू वाइजली शेप अप एवरी अदर पैरामीटर दैट इज कनेक्टेड विद बोथ दीज पैरामीटर्स। अब अगर वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर हाई है, इट विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर्स। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर इट। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं, इट विल एक्सीड द नंबर ऑफ एक्चुअल जॉब्स अवेलेबल। और अगर ऐसा होता है तो हम जो सप्लाई है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिमांड। तो इसी के कारण हम ये कहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज इन इनवर्स रिलेशनशिप विद योर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ विटनेस करते हैं किसी भी सिनेरियो में विच इज अकम्पनीड बाय हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। हाई अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है। अभी आपने पिछली स्लाइड में किया, तो आप इस पैरामीटर से जज कर सकते हो कि जो स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो हो वो कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आपके प्राइसेस राइज कर रहे होते हैं और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स काफी हाई होते हैं, उस सिनेरियो को आप जो है स्टैगफ्लेशन का नाम देते हैं। इसके अंदर लो ग्रोथ विटनेस की जाती है, प्लस देयर इज हाई इन्फ्लेशन। दैट मीन्स दिस कार्टून हेयर सेज इट ऑल अबाउट स्टैगफ्लेशन। So this is how various indices in your inflation works. अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन अगर किसी कंट्री में पाई गई है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में एनुअल इन्फ्लेशन रेट 2,00,000% तक जा चुका है। इट इज फॉलोड बाय जिम्बाब्वे जहां पे 161.8% तक इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। जितनी भी ये कंट्रीज जो हैं अपनी करेंसीज को वेटेज देने की कोशिश करें या जितनी भी ये अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बूस्ट देने की कोशिश करें, इनका इन्फ्लेशन रेट कहीं ना कहीं इन्हें इकोनॉमिकली लो पैरामीटर्स पर ही रखेगा। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग इन इन्फ्लेशन सिनेरियोज। So today's video I'll like to end with a beautiful inflation quote which says inflation is the parent of unemployment, जो कि आपने अभी पढ़ा क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप में चलते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो दे आर
a generational parameters and unseen robber of those who have saved. अब इसका क्या मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको सेव करना चाहिए, आपको मनी बैंक में रखनी चाहिए, या आपको इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए? देखो, हमारी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन लेड इकोनॉमी बनती जा रही है। आज से 10 साल पहले अगर मैंने 1 लाख रुपया अपने बैंक में सेव किया है ना, तो वो 1 लाख की वैल्यू आज से 10 साल के बाद काफ़ी कम हो जाएगी। अगर मैं 1950 और 2022 के 1 रुपये की बात करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल इन 1950 ₹1 had a value equivalent to ₹100 of 2022। इसका मतलब इसमें 100 रुपए की इन्फ्लेशन आई। अगर मैंने 1950 में 1 रुपया अपने बैंक में जमा किया था, आज की डेट में वो 100 रुपए के बराबर है। तो ये जो 100 रुपया है ये कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुंचाएगा। सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट इंस्टेड ऑफ सेविंग यू शुड इन्वेस्ट योर मनी। इन्वेस्ट योर मनी इन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के अंदर ना आपकी इन्फ्लेशन वैल्यू जो है वो उसको एडजस्ट करती है। एंड प्लस एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स दैट यू इन्वेस्ट इन, वहां पर भी जो गोल्ड की वैल्यू है वो उसे एडजस्ट करती है। So it is often said that instead of keeping money in your bank accounts and fulfilling your bank accounts, making them heavy, make your gold assets heavy, make your investments heavy, make your liquidity money less, and make your assetal money more. So with that, it's a wrap in my today's video. I hope you liked the content of our video. Thank you so much for being with us. Thank you.